इस वीडियो में हम मारवाड़ के शासक राव चंद्रसेन के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको विदित है, रामाल देव के नवंबर 1562 ईस्वी में देहांत हो गया था और उन्होंने अपने जीवन काल में ही चंद्रसेन को अपना उत्तराधिकारी निश्चित कर दिया था। परंतु ये भी पता है कि उनके ज्येष्ठ पुत्र नहीं थे। उनके ज्येष्ठ पुत्र राम थे, उनको उन्होंने उत्तराधिकार से वंचित करके भेज दिया था, यानी निष्कासित कर दिया था। और वो उस समय मेवाड़ में केलवा नामक जगह पर उनके शासक की ओर से शासन प्रबंध देख रहे थे। इसके अलावा जो उदय सिंह थे, उनसे उनकी चहेती रानी स्वरूप ने नाराज थी, इस वजह से उनको भी लोधी का इलाका दे दिया था। तो इस प्रकार से वो भी उत्तराधिकार से वंचित हो गए थे। उसके बाद में ये जो चंद्रसेन थे, ये जाली रानी स्वरूप के पुत्र थे, उन्हीं के प्रभाव की वजह से ये शासक बने थे। तो इस प्रकार से प्रारंभ में जब शासक बने तभी से ही ग्रह कलह के बीज यानी ग्रह युद्ध की स्थिति बन गई थी मारवाड़ में। अब देखते हैं अपन उसमें कि तत्कालीन जो स्थितियाँ थी देश की वो कैसी थी। जब आपको पता है कि शेरशाह की 1545 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी, उसके उत्तराधिकारी उतने योग्य नहीं थे और उनकी अयोग्यता का फायदा उठा करके हुमायूं ने पुनर्धिकार कर लिया था। हुमायूं की मृत्यु 1570 ईस्वी में अकबर शासक बनते हैं। अकबर भी बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे और उन्होंने अपने राज्य विस्तार के लिए हर प्रकार से यानी सैनिक नीति पर भी बल दिया। इसके साथ साथ मेलजोल की नीति यानी धार्मिक सहिष्णुता की नीति को भी बढ़ाया था। उनकी चतुर कूटनीतिज्ञता की वजह से ही उन्होंने राजपूतों को अपना सहयोगी बनाना भी आरंभ कर दिया था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जब चंद्रसेन शासक बने उस समय देश में एक शक्तिशाली शासक का उदय हो चुका था। अब आपको ये पता है कि नवंबर 1562 ईस्वी में ही मालदेव का देहांत हो गया था, परंतु इनका राज्याभिषेक हुआ दिसंबर यानी 31 दिसंबर 1562 ईस्वी को। तो ये जो बीच का गैप था, इस वजह से रहा कि भाइयों में बड़ा ही असंतोषप्रद वातावरण था और उस असंतोष का फायदा उठा करके जो मुगल सेना नायक थे मीर जहां, उन्होंने जालोर पर अधिकार कर लिया। यानी मारवाड़ का एक भाग था जालोर, उसके ऊपर अधिकार कर लिया। उसके बाद में ये शासक बने 31 दिसंबर 1562 ईस्वी को मारवाड़। अब देखते हैं मारवाड़ में ग्रह कलह। जैसा कि आपको विदित है, मालदेव ने अपने ज्येष्ठ पुत्रों की अनदेखी करके चंद्रसेन को शासक तो बना दिया, परंतु वो ज्येष्ठ पुत्र संतुष्ट नहीं थे चंद्रसेन के शासक बनने से। और जब ये शासक बने चंद्रसेन, तब उन्होंने चंद्रसेन के विरुद्ध निरंतर अभियान किए। निरंतर इनका आपसी तनावपूर्ण वातावरण रहा और उस समय के जो सरदार थे वो भी संतुष्ट नहीं थे चंद्रसेन से। उन्होंने भी इनको भड़काया, यानी इनके भाइयों को भड़काया चंद्रसेन के विरुद्ध। यानी राम जो केलवा में था, वो भी चंद्रसेन के शासक बनने के बाद में नाडोल वाले इलाके में आ गया था। जुनाड़ा वाले इलाके में इनका भाई रायमल था, वो भी निरंतर चंद्रसेन के विरुद्ध अभियान को प्रोत्साहित कर रहा था। लोधी में उदय सिंह था। यानी सबसे पहले तो राम थे, वो नाडोल वाले इलाके में उपद्रव कर रहे थे, उनके विरुद्ध चंद्रसेन ने सेनाएं भेजी, राम का दमन कर दिया, जुनाड़े में रायमल का दमन कर दिया और उनको परास्त करके भगा दिया। परंतु उसी दौरान राजधानी में जोधपुर वाले इलाके में चंद्रसेन की अनुपस्थिति का फायदा उठा करके जो लोधी में उदय सिंह थे, उन्होंने जोधपुर वाले इलाके की तरफ कूच किया और जोधपुर के पास में जो दोनाड़ी वाला इलाका है, वहाँ पर उन्होंने धावा बोल दिया। इस पर चंद्रसेन ने उनके विरुद्ध अभियान किया और चंद्रसेन के विरुद्ध लड़ता हुआ उदय सिंह घायल हो गया। चंद्रसेन वही नहीं रुके, क्योंकि वो तो लोधी पर भी आक्रमण करना चाहते थे, परंतु जो सामंत थे जोधपुर के मारवाड़ के, उन्होंने उनको समझाया कि ऐसी स्थिति में जबकि देश में मुगल प्रभुत्व बढ़ रहा है, भाइयों को आपस में लड़ करके समय व्यस्त नहीं करना चाहिए। उसके बाद में क्या होता है कि जो हमने राम का जिक्र किया, पुत्र थे राम, वो संतुष्ट नहीं थे किनसे, चंद्रसेन से, और वो कहाँ चले गए, अजमेर चले गए। अजमेर में जो उसमें मुगल हाकिम था, उसका नाम था हुसैन कुली बेग। हुसैन कुली बेग के पास चले गए मदद के लिए, हुसैन कुली बेग के पास चले गए और हुसैन कुली बेग की सेना लेकर के वो जोधपुर की तरफ आगे बढ़े। बावड़ी नामक स्थान तक आगे थे, जोधपुर के पास में ही था। तब जो मारवाड़ के सामंत थे, उन्होंने राम को समझाया कि इस प्रकार से अपने भाई के विरुद्ध मुगल सेना की मदद से अपने राज्य को कमज़ोर करने का कोई औचित्य नहीं है। तब राम ने एक बार स्वीकार कर लिया चंद्रसेन का साथ रहना और चंद्रसेन ने भी उसको सोजत का इलाका दे दिया। इसका इलाका दे दिया
सोजत का इलाका दे दिया और हुसैन कुली बेग वापस अपनी सेना से लौट गया। इस प्रकार से थोड़े से समय के लिए राम संतुष्ट हो गया, लेकिन सोजत के छोटे से प्रगने से भी वो संतुष्ट नहीं रह सका लंबे समय तक, और उसके बाद में वह अकबर के दरबार में चला गया। और अकबर ने भी स्थिति का फायदा उठाने का निश्चय किया क्योंकि वो जानते थे कि इस प्रकार से भाई भाई के संघर्ष में अगर एक भाई को अपने पक्ष में लेकर के दूसरे भाई के विरुद्ध अभियान किया जाता है तो मुगल सेना को तो फायदा ही फायदा है। और अकबर के निर्देश पर अजमेर के हाकिम हुसैन कुली बेग ने राम के साथ जोधपुर पर आक्रमण कर दिया। तो अब देख सकते हैं मुगल सेना का जोधपुर पर आक्रमण, मुगल सेना का जोधपुर पर आक्रमण 1564 ईस्वी से 1564 ईस्वी में ये आक्रमण होता है और हुसैन कुली बेग के नेतृत्व में सेनाओं ने जोधपुर का घेरा डाल दिया। चंद्रसेन ने भरसक प्रयत्न किए जोधपुर की रक्षा के लिए, सुदृढ़ सुरक्षा पंक्ति तैयार की, परंतु लंबी घेराबंदी की वजह से जोधपुर के दुर्ग में रसद का अभाव हो गया और इस वजह से मजबूर होकर के चंद्रसेन को जोधपुर का दुर्ग छोड़ना पड़ा और भादरा जून वाले इलाके में चला गया। इस प्रकार से 1564 ईस्वी में जोधपुर का महत्वपूर्ण सामरिक स्थल मुगलों के अधिकार में चला गया और इसकी वजह बना मालदेव के पुत्रों की आपसी खून। उसके बाद में चंद्रसेन भादरा जून वाले इलाके में चले जाते हैं और वो दिन बड़े विकट स्थिति वाले थे चंद्रसेन के लिए। उनके पास धन का अभाव हो गया था और धन की पूर्ति के लिए उन्होंने मालदेव के समय के संचित खजाने को बेच करके किसी तरह अपनी जीविका चलाई। उसके बाद में हम देखते हैं कि दूसरी ओर अकबर पूरे भारत के ऊपर यानी उत्तरी भारत के ऊपर प्रभुत्व स्थापना की के लिए आगे बढ़ रहे थे और उन्हीं के बारे में अगर चर्चा करें तो हम देख लेते हैं चंद्रसेन द्वारा नागौर दरबार में जाना। इसके ऊपर चर्चा करते हैं। चंद्रसेन का नागौर दरबार में जाना 1570। हम देख लेते हैं कि 1564 ईस्वी में जोधपुर पर अधिकार हो चुका था और उसके बाद में 6 वर्ष का जो समय था भादरा जून वाले इलाके में रह करके चंद्रसेन ने निकाला था। उनके जो दूसरे भाई थे उदय सिंह और राम, वो मुगलों के नेतृत्व में जा चुके थे, उनके अधीन का स्वीकार कर चुके थे। और आपको ये विदित है कि अकबर न केवल एक साहसी योद्धा था, साम्राज्य विस्तारवादी तो था ही, बल्कि वह एक धार्मिक सहिष्णु प्रकृति का व्यक्तित्व भी था, चतुर कूटनीतिज्ञ भी था और उन्होंने राजपूतों के साथ संबंधों में एक नई नीति का आरंभ किया था। और उसी के तहत 1562 ईस्वी में जैसा कि हम देख चुके हैं कि आमेर के शासक भारमल ने न केवल अकबर के अधीनता स्वीकार की बल्कि अपनी पुत्री का विवाह भी उनके साथ कर दिया था। तो एक नए संबंधों का दौर आरंभ हुआ था। इसके साथ साथ इस समय तक यानी मेड़ता के ऊपर, अजमेर वाले इलाके पर, नागौर पर अधिकार हो चुका था किनका, अकबर का। और इसके साथ साथ 1568 ईस्वी में उदय सिंह को हरा करके चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। 1569 ईस्वी में सुरजनहाड़ा को रणथंभौर में हरा करके इन्हें अधीनता स्वीकार कर ली थी सुरजनहाड़ा ने, तो रणथंभौर पर भी अधिकार हो चुका था। तो इस प्रकार से राजपूताने के महत्वपूर्ण भागों के ऊपर उनका अधिकार हो चुका था। अब क्या होता है, इसी दौरान अकबर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की ज़ियारत के लिए अजमेर आए हुए थे और अजमेर में ज़ियारत के बाद में वो सीधे नागौर आ गए। 1570 ईस्वी की घटना है ये। नागौर में आने का उनका एक जो लक्ष्य था वो ये था कि मारवाड़ की या राजपूताने की आंतरिक स्थिति का गहन मुआयना करना। इसके साथ साथ उस समय नागौर वाले इलाके में भयंकर अकाल पड़ा हुआ था, तो उस अकाल के निवारण के लिए अपने सैनिकों की मदद से उन्होंने एक बड़ा तालाब बनाया जिसको शुक्र तालाब नाम दिया गया, शुक्र तालाब। और नागौर दरबार में फिर क्या होता है कि आसपास के जो पड़ोसी रियासत थी उनके शासक आ जाते हैं, जैसे बीकानेर के शासक कल्याणमल अपने पुत्र राय सिंह के साथ आए, जैसलमेर के शासक हर्राय आए और उन्होंने न केवल अकबर की अधीनता स्वीकार की बल्कि उन्होंने इनके साथ वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए, या यूँ कह सकते। यानी नागौर दरबार ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई राजपूताने की पराधीनता में। तो उसी दौरान चंद्रसेन भी नागौर दरबार में उपस्थित होते हैं। उससे पहले उनका भाई उदय सिंह वहाँ पर उपस्थित था ही, परंतु चंद्रसेन भी वहाँ पर गए। जो मुगल इतिहासकार हैं, अबुल फजल है, बदायूनी है, वो तो कहते हैं कि इन्होंने अधीनता स्वीकार करने के लिए
नागौर की यात्रा की थी। परंतु जो राजपूती वेदांत हैं वो इस बात का समर्थन नहीं करते, क्योंकि वो कहते हैं कि यदि अधीनता ही स्वीकार करने गए थे तो 1571 ईस्वी में अकबर ने बहादुर पर अधिकार करने के लिए खान कला को क्यों भेजा। तो ये बात थोड़ा सा एक असमंजस की स्थिति पैदा कर देती है कि वास्तव में क्या चंद्रसेन अधीनता स्वीकार करने के लिए गए थे, परंतु अधीनता स्वीकार कर लेते तो शायद 1571 ईस्वी में अकबर उनके विरुद्ध खान कला को नहीं भेजते बहादुर पर अधिकार करने के लिए। परंतु कुछ मंतव्य जरूर था उनका। हो सकता है कि वो अपने राज्य अधिकार के औचित्य को साबित करने के लिए गए हों, परंतु वहाँ पर उदय सिंह का पलड़ा भारी, यानी उनके जो भाई थे उदय सिंह, उनका पलड़ा भारी जान करके वो वापस लौट गए हों। परंतु नागौर से लौटने से पहले वो अपने पुत्र राय सिंह को वहीं पे छोड़ के आ गए थे, यानी उनको कहीं ना कहीं आशा जरूर थी अकबर से कि हो सकता है कि वो उनके राज्य के प्रति एक विशिष्ट नज़रिया रखे, यानी उनके औचित्य को वह स्वीकार करें। तो जो भी हो, इस प्रकार से चंद्रसेन द्वारा नागौर दरबार में जाना और उनके भाइयों की वहाँ पर उपस्थिति को देखकर वापस लौट आना, नागौर दरबार अपने आप में एक विशिष्ट महत्व रखता है मारवाड़ के राजनीतिक इतिहास में, क्योंकि यहीं से राजपूताने के ऊपर मुगल प्रभुत्व का जो बादल था वो पूरी तरह से छा गया था, यानी मुगल साम्राज्य की अधीनता में लगभग ले चुका था मुगल जो राजपूत शासक थे। यानी किसको, सिर्फ चंद्रसेन के कुछ इलाके को छोड़ करके और मेवाड़ के कुछ इलाके को छोड़ करके लगभग संपूर्ण राजपूताने के शासकों ने एक के बाद एक मुगल अधीनता स्वीकार करके मुगली रियासत यानी मुगली साम्राज्य का एक भाग बना दिया था। इस प्रकार से हमने देखा कि 1562 ईस्वी से 1570 ईस्वी तक चंद्रसेन के शासनकाल के प्रमुख घटनाओं के बारे में। अब अगले वीडियो में अपन देखते हैं 1570 से बाद, यानी बहादुर से लेकर के उनके जीवन पर्यंत तक का आगे का इतिहास अगले वीडियो में।